जिस पति ने मुझे बाज और मैनहूस कहकर आधी रात को बारिश में घर से धक्का दिया था, आज वही पति मेरी कंपनी में चपरासी की नौकरी मांगने आया। मुझे देखते ही उसके हाथ से फाइल गिर गई और फिर जो हुआ वह उसने सपने में भी नहीं सोचा था। नमस्ते दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी औरत के संघर्ष और जीत की है जो आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि किस्मत कब पलट जाए कोई नहीं जानता। वह अमावस की काली रात थी और आसमान से बरसती बारिश मेरी आंखों के आंसुओं को छिपाने की कोशिश कर रही थी। मेरा नाम वंदना है। शादी को अभी सिर्फ 3 साल हुए थे, लेकिन ऐसा लगता था जैसे मैं सर्दियों से नरक में जी रही हूँ। मेरे पति सूरज और मेरी सास ने मेरा जीना हराम कर रखा था। कारण सिर्फ एक था, इन 3 सालों में मैं माँ नहीं बन पाई थी। उस रात सूरज शराब के नशे में धुत होकर घर आया। उसके कदम डगमगा रहे थे। आते ही उसने मेरे बालों को मुट्ठी में जकड़ लिया। अरे ओ मनहूस, कब तक मैं तेरा बोझ ढोता रहूं मैं? 3 साल हो गए, एक वारिस नहीं दे सकी तू। मेरे दोस्तों के बच्चे स्कूल जाने लगे और तू तू सिर्फ इस घर का राशन बर्बाद कर रही है। मेरी सास विमला देवी वहीं खड़ी पान चबा रही थी। उन्होंने आग में घी डालते हुए कहा, अरे सूरज, मैंने तो पहले ही कहा था इस लड़की के पैर ही भारी हैं। जब से इस घर में आई है बरकत चली गई है। इसे निकाल बाहर कर और मैं तो तेरी दूसरी शादी अपनी बहन की ननंद की बेटी से करवाऊंगी। मैंने उनके पैर पकड़ लिए। माँ जी, ऐसा मत कहिए, मैं आपकी गाय जैसी बहू हूँ। डॉक्टर ने कहा है कि सब ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा समय और। लेकिन सूरज ने एक न सुनी। उसने मुझे एक जोरदार ठोकर मारी। मैं दूर जाकर दीवार से टकराई। माथे से खून रिसने लगा। निकल जाओ मेरे घर से, आज के बाद मुझे अपनी ये मनहूस शक्ल मत दिखाना। उन्होंने मुझे धक्के मारकर घर के लोहे के गेट से बाहर कर दिया। दिया और धड़ाम से दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं बारिश में भीगती रही, दरवाजे पर हाथ पटकती रही, लेकिन वह दरवाज़ा फिर नहीं खुला। उस रात मेरे पास न पैसा था, न कोई ठिकाना। मेरे मायके वाले गरीब थे और शादी के बाद ही एक हादसे में चल बसे थे। मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेली थी। सड़क पर चलते चलते मेरे पैर सुन्न हो चुके थे। ठंड से शरीर काँप रहा था। तभी सामने एक तेज रफ्तार ट्रक आया। उसकी हेडलाइट मेरी आंखों में चुभी और मुझे चक्कर आ गया। मैं वहीं सड़क किनारे बेहोश होकर गिर पड़ी। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको लगता है कि एक औरत का सम्मान उसकी कोख से नहीं उसके कर्मों से होना चाहिए, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं। जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को एक अस्पताल के बिस्तर पर पाया। सामने एक बुजुर्ग महिला बैठी थी जिनके चेहरे पर गजब का तेज था। उन्होंने सफेद साड़ी पहनी थी और गले में रुद्राक्ष की माला थी। मैंने घबरा कर पूछा, मैं कहाँ हूँ? बुजुर्ग महिला ने मेरे सिर पर हाथ फेरा। डरो मत बेटी, मेरा नाम सावित्री देवी है। मेरे ड्राइवर ने तुम्हें सड़क किनारे बेहोश देखा था, हम तुम्हें यहाँ ले आए। डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें बहुत कमजोरी है और सिर पर चोट भी लगी है। सावित्री देवी, यह नाम शहर में कौन नहीं जानता था। अन्नपूर्णा मसाले की मालकिन, जिन्होंने अपने दम पर मसालों का इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया था। मैं उनकी दरिया दिली देखकर रो पड़ी। मैंने उन्हें अपनी सारी आपबीती सुनाई, अपना तिरस्कार, अपना बाज होना, पति का जुल्म। मेरी बात सुनकर सावित्री जी की आंखों में अंगारे दाग उठे। उन्होंने कहा, बेटी, औरत को बाज कहकर ठुकराना उस समाज की नपुंसकता है। तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगी, आज से तुम मेरी बेटी हो। मैं उनके घर आ गई। वह घर नहीं, एक महल था, लेकिन उस महल में एक अजीब सा सन्नाटा सा। सावित्री जी का एक बेटा था, आर्यन, करीब 35 साल का, जो अपनी पत्नी के गुजर जाने के बाद से बिल्कुल चुप हो गया था। उसकी पत्नी की मौत कैंसर से हुई थी और वे भी निसंतान थे। आर्यन दिन रात बस काम में डूबा रहता था। मैंने तय किया कि मैं सावित्री जी के एहसान का बदला अपनी सेवा से चुकाऊंगी। मैं घर के काम करने लगी। मुझे खाना बनाने का, खासतौर पर पुराने तरीके से मसाले कूटकर सब्जी बनाने का बहुत शौक था। एक दिन मैंने अपनी दादी के नुस्खे वाला शाही पनीर बनाया। डाइनिंग टेबल पर जब आर्यन ने पहला निवाला खाया तो वह रुका। उसने सालों बाद अपनी माँ की ओर देखकर कहा, माँ, आज खाने में वो स्वाद है जो साल पहले नानी के हाथ में होता था। यह किसने बनाया है? सावित्री जी ने मुस्कुराकर मेरी ओर इशारा किया। उस दिन मुझे पहली बार लगा कि मैं मनहूस नहीं हूँ, मेरे हाथों में हुनर है। सावित्री जी ने मेरे हुनर को पहचाना। उन्होंने कहा, वंदना, तुम घर में क्यों बैठी हो? मेरे फैक्ट्री में चलो, हमें नए मसालों के ब्लेंड्स की ज़रूरत है। तुम्हारे पास जो पुराने नुस्खे हैं हम उन्हें दुनिया तक पहुंचाएंगे। शुरुआत में मुझे डर लगा, मैंने कभी घर की दहलीज पार नहीं की थी, लेकिन फिर मुझे सूरज के वो शब्द याद आ गए, तू सिर्फ बोझ है। मैंने अपनी मुट्ठी भींची और हाँ कर दी। मैंने फैक्ट्री जाना शुरू किया। मैंने मसालों के नए मिश्रण तैयार किए। वंदना का मैजिक मसाला बाजार में आते ही छा गया। मेरी मेहनत और सावित्री जी के मार्गदर्शन ने रंग दिखाया। आर्यन जी भी मेरे काम से बहुत प्रभावित हुए। हम दोनों के बीच काम के सिलसिले में बात होने लगी। आर्यन एक सुलझे हुए इंसान थे। उन्होंने कभी मुझे मेरी पिछली जिंदगी के लिए जज नहीं किया। धीरे धीरे हमारी दोस्ती गहरी होती गई। एक दिन आर्यन ने मुझसे कहा, वंदना, तुम चाहो तो अपनी ज़िंदगी फिर से शुरू कर सकती हो। हर किसी को खुश रहने का हक है। लेकिन मेरे अंदर का डर अभी गया नहीं था। मुझे लगता था कि मैं टूटी हुई हूँ। समय अपनी गति से चलता रहा। देखते ही देखते 5 साल बीत गए। इन 5 सालों में वंदना अब वो डरी सहमी वंदना नहीं थी। मैं अब अन्नपूर्णा ग्रुप की मैनेजिंग डायरेक्टर बन चुकी थी। सावित्री जी ने अपनी विरासत मुझे और आर्यन को सौंप दी थी। मेरी तस्वीरें बिजनेस मैगजीन्स के कवर पर छपने लगी थी। मैं महंगी साड़ियाँ पहनती, बड़ी गाड़ियों में घूमती, लेकिन मेरे पैर अभी भी जमीन पर थे। उधर मुझे खबर मिली थी कि सूरज ने दूसरी शादी कर ली थी, लेकिन उस औरत ने उसे बर्बाद कर दिया। शराब और जुए की लत ने उसका सब कुछ छीन लिया था। उसकी दुकान बिक चुकी थी और वह पाई पाई का मोहताज हो गया था। और फिर वह दिन आया। मैं अपने केबिन में बैठी एक मीटिंग की तैयारी कर रही थी। तभी मेरे पीए ने इंटरकॉम पर कहा, मैम, कोई सूरज नाम का व्यक्ति आया है। वह चपरासी की नौकरी के लिए बहुत गिड़गिड़ा रहा है। कह रहा है कि उसे किसी भी हाल में काम चाहिए। सूरज, यह नाम सुनते ही मेरा दिल एक पल के लिए थमा
और फिर जोर से धड़कने लगा। क्या यह वही सूरज है? मैंने पीए से कहा उसे अंदर भेजो। दरवाजा खुला, सामने जो शख्स खड़ा था उसे पहचानना मुश्किल था। मैले कुछ चेहरे, कपड़े, बढ़ी हुई दाढ़ी, आंखों के नीचे काले घेरे। यह वही सूरज था जो कभी अपनी मूंछों पर ताव देता था। वह सिर झुकाए खड़ा था। उसने बिना ऊपर देखे कहा, मैडम जी मुझे कोई भी काम दे दो, झाड़ू पोछा, पानी पिलाना, कुछ भी कर लूंगा। मेरी माँ बहुत बीमार है, उनके इलाज के लिए पैसे चाहिए। मेरी पत्नी मुझे छोड़कर भाग गई, सब कुछ लूट ले गई। दोस्तों, कहानी का सबसे अहम पड़ाव अब आने वाला है। क्या वंदना बदला लेगी या माफ कर देगी? यह जानने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने अपनी कुर्सी घुमाई और भारी आवाज में कहा, सूरज बाबू, वक्त का पहिया जब घूमता है तो अर्श वाले को फर्श पर आने में देर नहीं लगती। मेरी आवाज सुनते ही सूरज ने झटका खाकर ऊपर देखा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके हाथ से बायोडाटा की फाइल छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। उसके होंठ कांपने लगे। ओ वंदना, तुम? मैं अपनी कुर्सी से उठी और धीरे धीरे उसके पास गई। हाँ, वंदना, वही वंदना जिसे तुमने बाज कहकर, मनहूस कहकर कचरे की तरह घर से बाहर फेंका था। वही वंदना जिसके माथे से उस रात खून बह रहा था और तुम दरवाजा बंद करके सो गए थे। आज वही वंदना इस कंपनी की मालकिन है और तुम यहाँ नौकरी मांगने आए हो। सूरज पसीने से तरबतर हो गया। वह शर्म से जमीन में गड़ा जा रहा था। वह अचानक मेरे पैरों में गिर पड़ा। मुझे माफ कर दो वंदना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने हीरे को नहीं पहचाना। मेरी माँ को कैंसर है, हमारे पास खाने तक के पैसे नहीं है। भगवान के लिए मुझे माफ कर दो। मैंने उसे अपने पैरों में देखकर ना खुशी हुई ना दुख, बस एक अजीब सा खालीपन महसूस हुआ। मैंने पीछे हटते हुए कहा, उठो सूरज, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती, क्योंकि जो घाव तुमने मेरी आत्मा पर दिए हैं वे माफी से नहीं भरते। लेकिन मैंने अपनी टेबल से एक चेक बुक उठाई और एक चेक साइन किया। ये 1 लाख रुपए है तुम्हारी माँ के इलाज के लिए। यह भीख नहीं है, यह उस औरत का एहसान है जिसे तुमने इंसान नहीं समझा था। और रही नौकरी की बात, तो मेरी कंपनी में औरतों की इज्जत करना सबसे पहला नियम है। जो अपनी पत्नी की इज्जत नहीं कर सका वह मेरे कर्मचारियों की क्या इज्जत करेगा? सूरज वह चेक हाथ में लेकर रोता रहा। उसकी आंखों में पछतावे के आंसू थे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वह सिर झुकाकर मेरे केबिन से बाहर चला गया। उसके जाते ही पिछले दरवाजे से आर्यन अंदर आए। उन्होंने सब कुछ देख लिया था। वो मेरे पास आए और मेरे कंधे पर हाथ रखा। तुम्हें उस पर गुस्सा नहीं आया? उन्होंने पूछा। मैंने मुस्कुरा कर कहा, गुस्सा कमजोरों को आता है आर्यन, ताकतवर माफ करते हैं या फिर दया दिखाते हैं। आज मुझे यकीन हो गया कि मैं अब वह पुरानी वंदना नहीं रही। उसी शाम सावित्री माँ ने हम दोनों को बुलाया। वंदना, आर्यन, तुम दोनों ने इस घर और बिजनेस को संभाल लिया है, अब मेरे पोते या पोती का मुंह भी दिखा दो। उन्होंने मजाक में कहा। मेरी आंखें भर आई। मैंने कहा, माँ जी आप तो जानती हैं। तभी आर्यन ने मेरा हाथ थाम लिया। माँ, हमने एक फैसला लिया है, हम शादी करेंगे, लेकिन हम बच्चा गोद लेंगे। किसी अनाथ आश्रम से किसी ऐसे बच्चे को अपनाएंगे जिसे परिवार की जरूरत है। वंदना की ममता किसी कोख की मोहताज नहीं है। यह सुनकर सावित्री जी ने हमें गले लगा लिया। और दोस्तों, सच में 1 महीने बाद हमने शादी की और एक प्यारी सी 2 साल की बच्ची परी को गोद लिया। जिस समाज ने मुझे बाज कहा था, आज वही समाज मुझे एक आदर्श माँ और सफल बिजनेस वूमन के रूप में देखता है। सूरज आज भी उसी शहर की छोटी मोटी नौकरियां करके गुजर बसर करता है। उसे हर पल यह एहसास कचोटता रहता है कि उसने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी। कहानी की सीख दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी की मजबूरी या कमी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। समय बड़ा बलवान होता है। जो आज राजा है वह कल रंक हो सकता है। और औरत कोई असली पहचान सकती उसकी सहनशीलता में नहीं, बल्कि उसके स्वाभिमान और संघर्ष में है। अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो उसे सहे नहीं, बल्कि अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाएं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो कमेंट में जय नारी शक्ति जरूर लिखें। जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।